नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। काफी समय के बाद में एक बार फिर से हम हाजिर हैं मॉर्निंग डोज की इस बेहतरीन और कॉन्सेप्ट वाली क्लास के साथ में। और आज की जो क्लास है बच्चों, हमने वापिस से स्टार्ट किया है और आज का जो टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पक्का पूछा जाता है, चाहे वो डिलीजन से सवाल हो या हेलुसिनेशन से सवाल हो या उसके डायग्नोस्टिक मैनुअल से सवाल हो, ड्रग ऑफ चॉइस से हो या उसके साइड इफेक्ट से हो। सवाल हर बार पूछा जाता है, बड़ी एग्जाम हो या छोटी एग्जाम हो, इसके बिना हर एग्जाम अधूरी है। और आज का जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल जो है बच्चों, आज का जो सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने है और ये जो सवाल है वो पूछा गया है साइकेट्रिक सब्जेक्ट के सिजोफ्रेनिया टॉपिक से। सिजोफ्रेनिया टॉपिक से क्या आप इस सवाल को हल कर पाएंगे? क्या आपके कॉन्सेप्ट इतने धुरंधर या इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि आप इस सवाल को हल कर पाएंगे? सवाल काफी आसान सा है, सिंपल भाषा में सवाल पूछा गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल के की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और आप इजीली इस सवाल को ब्रेक कर पाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सवाल की। और सवाल जो है बच्चों, ये टीएनसी नर्सिंग क्लासेज का अपना खुद का बनाया हुआ सवाल है। आई थिंक थोड़ा सवाल को मुझे छोटा कर देना चाहिए, कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, सो ओके, अब आपको दिख रहा होगा सवाल आपकी स्क्रीन पे बच्चों। और सवाल यह है, एक 32 ईयर ओल्ड मेल, एक 32 साल का ओल्ड मेल है। और 32 साल मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो 32 साल है आपके सवाल में कंट्रीब्यूट करने वाली है। क्या ये 32 ईयर ओल्ड मेल है? ये 32 साल का आपको ध्यान में रखना है। इस 32 साल को आपको ध्यान में रखना है कि ये 32 साल जो है वो सवाल में कंट्रीब्यूट करेगी। ईयर ओल्ड मेल हु इज एंजियस, वो जो है मेल जो है वो एंजियस है, इवेजिव है और गार्डेड ऑन MSE मेंटल स्टेट। एक 32 साल का ओल्ड मेल है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा या साइकेट्रिक नर्स के द्वारा किया जा रहा है। और जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उस पेशेंट का किया गया तो हमें पता चला कि वो जो पेशेंट है वो एंजियस है बच्चों, यानी कि वो घबराया हुआ है, वो चिंता में है, पेशेंट को टेंशन में है। इवेजिव है, इवेजिव का मतलब यह है कि बात को घुमा फिरा के अपने हमारे सामने पेश कर रहा है, यानी बात को तोड़ मरोड़ रहा है, उल्टा सीधा जवाब पेशेंट MSE के टाइम पे दे रहा है। और गार्डेड है, यानी अपने आप को गार्ड कर रहा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये फीचर है और किस टाइम के फीचर है? जब MSE किया गया। इसके आगे पढ़ते हैं। व्हाइल एग्जामिनेशन ही इज, इसको हटाता हूं एक बार। सवाल आपके सामने आ चुका कि 32 साल का मेल है, ओल्ड 32 साल का है, MSE में एंजियस, इवेजिव और गार्डेड है। एग्जामिनेशन में ही इज कंप्लेनिंग अबाउट हिज फ्रेंड। जब वो उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा था तो कोई आप जैसा दोस्त उस पेशेंट का था और आप जैसे दोस्त की वो क्या कर रहा था, वो कंप्लेन कर रहा था कि उसका दोस्त जो है दैट ही वुड किल मी, कि मेरा जो दोस्त है वो मुझे मार देगा। ये सारे जितने भी पॉइंट आपके सामने आ जाए सारे की पॉइंट है। 32 साल वाला की पॉइंट है, एंजियस, इवेजिव और गार्डेड का की पॉइंट है, और ही वुड किल मी ये आपका है। नो प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स। जब एग्जामिनेशन किया गया तो उस पेशेंट में ज्यादा प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स नहीं देखे गए। नो प्रोमिनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों कि नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट हैं पर प्रोमिनेंट नहीं है। एंड लेस डी अटैचमेंट इन पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी भी थोड़ी डी अटैच हुई है पर बहुत कम डी अटैच हुई है। यानी कि पेशेंट जो है अपनी बेसिक हाइजीन का ध्यान रख रहा है, बेसिक सोशलिज्म का ध्यान रख रहा है, उसको आइडिया है थोड़ा। उसके बाद में क्या आता है बच्चों? पर्सनैलिटी वाज फाउंड इन पेशेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज ए नर्सिंग ऑफिसर, विच टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया विल यू कंफर्म इन दिस पेशेंट। जाहिर सी बात है सारे सिम्टम्स, सारी क्वालिटी ऑफ बिहेवियर पेशेंट की आपके सामने रख दी जा चुकी है और आपको बोला गया कि 32 साल का ओल्ड मेल है। पहली बात ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये जो सिजोफ्रेनिया का जो टाइप है 32 साल में दे रहा हूं, क्या ये अर्ली ऑनसेट है या लेट ऑनसेट की कैटेगरी में आता है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता चल जाए कि अर्ली ऑनसेट है या लेट ऑनसेट है
तो आप कम से कम आधे टाइप को तो डिस्क्राइब वहीं पे कर दोगे कि कौन कौन से टाइप की सिजोफ्रेनिया है जिनका अर्ली ऑनसेट है और कौन सी सिजोफ्रेनिया का सब टाइप्स है वो उनका लेट ऑनसेट है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो चीजें हम जो आज की जो क्लास पढ़ने वाले हैं बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो हम साइकेट्री में अभी तक जो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, डिजीज के बारे में जो स्टडी जो हम कर रहे थे वो किसके बेस पे कर रहे थे। अभी तक हमारे पास में जो था वो यानी कि हमारे पास जो पुराने नोट्स जो थे उनमें अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे वो डीएसएम 4 के हिसाब से पढ़ रहे थे और आईसीडी 10 के हिसाब से हम चीजें पढ़ रहे थे, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का 10वां संस्करण अब तक हम पढ़ रहे थे। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस बेस पे पढ़ने वाले हैं, अपनी जो क्लास होगी अब हमारे पास अभी तक मुझे नहीं पता अब तक ये चीज पहुंची है या नहीं पहुंची, पर अब जो नया आईसीडी का संस्करण आ चुका है, डीएसएम 5 पढ़ाया जा रहा है, डीएसएम 5 के हिसाब से चीजें हम पढ़ रहे हैं साइकेट्री में, ध्यान रखना है, सवाल आ सकता है। और आईसीडी 10 से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं और आईसीडी 11 हम लोग अब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आईसीडी 11 पढ़ रहे हैं। वो जो F009 F019 और वो जो एक लंबी कतार जो आप पढ़ रहे थे वो अब खत्म हो चुकी है साइकेट्री में, अब उसका कोई महत्व रह नहीं गया है। अब जो चीजें जो चल रही है बच्चों वो आईसीडी 11 के हिसाब से चल रही है। और सिजोफ्रेनिया में जितने भी सब टाइप हैं सिजोफ्रेनिया के, चाहे वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो, सिंपल सिजोफ्रेनिया हो, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया हो, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कितने भी टाइप के डिफरेंशियल 1000 टाइप के सिजोफ्रेनिया सब टाइप थे, वो जो सब टाइप थे वो आईसीडी 10 तक ही सीमित रहे हैं। आईसीडी 11 में उन सब टाइप्स को हटा दिया गया। हालांकि हमारा पढ़ना जरूरी है क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे, उन सब टाइप्स को पूछा जाएगा, पर उनको हटा दिया गया। आईसीडी 11 उनको नहीं मानता और लेटेस्ट जो साइकेट्री है वो आईसीडी 11 पे चल रही है। ये चीज मुझे बतानी जरूरी थी। हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। और हटा दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे लिए काम की चीज नहीं, आने वाले कम से कम 5-10 साल तक तो इसके अंदर से सवाल पूछे ही जाएंगे। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये जो पेशेंट है वो पाया गया 32 साल का ओल्ड मेल था। ये इवेजिव एंजिस और गार्डेड था। एग्जामिनेशन पे नेगेटिव प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं थे और पर्सनालिटी में जो डिटेचमेंट हुआ था वो बहुत कम है। पेशेंट ऐसे बोल रहा है मेरा दोस्त मुझे मार देगा। ये इतनी सारी फीचर है। तो अब आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का सिजोफ्रेनिया है। क्या ये जो पेशेंट है वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मैच खा रहा है? क्या ये जो पेशेंट है वो सिंपल सिजोफ्रेनिया में फिट बैठ रहा है? क्या ये जो पेशेंट है वो हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में फिट बैठ रहा है? और क्या ये जो पेशेंट है वो रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में फिट बैठ रहा है? सवाल आपको ये पूछना चाहता है कि कौन से टाइप का सब टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया है। अब इस सब टाइप को देखने के लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा और आगे हम चलेंगे तो हम क्या चलेंगे बच्चों, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं और आगे हम चलते हैं और आगे हम चलेंगे कि आखिरकार सिजोफ्रेनिया जो है उसको डायग्नोसिस किया कैसे जाता है। हम किस बेस के ऊपर ऐसे बोलेंगे कि ये जो है वो सिजोफ्रेनिया है और इस टाइप से सिजोफ्रेनिया को क्या किया जाता है बच्चों, डायग्नोसिस किया जाता है। सिजोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए दो चीजें बच्चों, हम जो पहले पढ़े थे, हम जो अभी जो डायग्नोस्टिक टूल्स लिखेंगे वो DSM 5 के अकॉर्डिंग है और इसके अंदर देखिए डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। और ये जो सिजोफ्रेनिया है इसको डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास में 5 क्राइटेरिया होना चाहिए। और क्राइटेरिया कौन सा होता है बच्चों? एक होता है बच्चों डेल्यूजन नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास में? हेलुसिनेशन, ये आपके काम की चल रही चीज। तीसरा जो होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए? डिसऑर्गेनाइज स्पीच। और नंबर 4 क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड थॉट या बिहेवियर। और
पांचवा जो टूल होना चाहिए हमारे पास में, वो पांचवा टूल कौन सा होना चाहिए कि क्या इस पेशेंट में, हालांकि मुझे उसमें छोटा उसी में कर लेना चाहिए ताकि एक साथ आ जाएंगे। और पांचवा टूल कौन सा होना चाहिए बच्चों, क्या आपको ये दिख रहा है? ओके, पांचवा टूल जो है बच्चों को क्या होना चाहिए हमारे पास में, नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, आपको दिख रहा है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो डायग्नोस्टिक टूल जो है वो हम किस बेस पे चल रहे हैं बच्चों, DSM 5 के अकॉर्डिंग ये जो 5 टूल है हम यहां पे देख रहे हैं। और बस सॉरी, DSM 5 के हिसाब से 5 टूल है, बट इसके अंदर क्राइटेरिया जो हम देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, वो हम किसके हिसाब से देख रहे हैं बच्चों, ICD-10 के हिसाब से क्राइटेरिया देख रहे हैं। और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों, वो हम दोनों चीज पढ़ेंगे कि क्या ये ICD-10 के हिसाब से है या ये ICD-11 के हिसाब से है, दोनों चीजों को हमें देखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, ICD-10 ने क्या बोला, ICD-10 ने ये बोला कि देखिए 5 जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उनमें कम से कम एटलीस्ट 2 सिम्टम्स होने चाहिए, 2 सिम्टम्स एटलीस्ट होने चाहिए। और इनमें क्या होना, इसकी ड्यूरेशन जो है ये मोर देन 6 मंथ होनी चाहिए। अब मैं समझाऊंगा आपको कि ICD-10 ने क्या बोला। ICD-10 ने ये बोला बच्चों, ICD-10 के हिसाब से क्या हुआ कि कम से कम इन 5 सिम्टम में से 2 सिम्टम होने चाहिए। और 2 सिम्टम्स कौन से, फर्स्ट 3 जो सिम्टम्स है उनमें से एक सिम्टम होना चाहिए। ICD-10 के हिसाब से फर्स्ट 3 में से एक सिम्टम होना चाहिए। ICD-10 ने क्या बोला, एटलीस्ट 2 सिम्टम होने चाहिए और फर्स्ट 3 में से एक सिम्टम होना चाहिए। और ये जो फर्स्ट 3 में से एक जो सिम्टम है इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। एक सिम्टम फर्स्ट 3 में से आएगा और दूसरा जो सिम्टम है वो लास्ट 2 क्राइटेरिया में से लास्ट में एक आना चाहिए। यानी ICD-10 के हिसाब से सिंपल सी चीज थी कि 5 जो बनाई हुई है इनमें से स्टार्टिंग के जो 3 है उनमें से एक होना चाहिए और उसकी ड्यूरेशन कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चों, 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। और सेकंड में जो 4th और 5th है उनमें से एक चीज होनी चाहिए और वो चीज कम से कम 1 महीने के लिए होनी चाहिए। ये जो कहानी थी ये ICD-10 की कहानी थी। और अब हम ICD-11 ने क्या बोला, ICD-11 ने क्या बोला बच्चों, ICD-11 के हिसाब से क्या हुआ, ICD-11 और ये कब आया था बच्चों, 2019 में इसका इजाद हुआ। और ये ICD-11 ये बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 सिम्टम्स चाहिए 5 में से। और ये जो 2 सिम्टम्स है तो कौन से, स्टेटिक्स उसका यही था कि फर्स्ट के 3 जो है उनमें से मुझे एक सिम्टम चाहिए और सेकंड का जो 2 है उनमें से एक चाहिए। क्राइटेरिया सेम था। ड्यूरेशन इसने क्या बोला बच्चों, इसने ये बोला कि ड्यूरेशन मुझे 6 महीने नहीं चाहिए, मुझे मोर देन 1 मंथ चाहिए। तो ICD-11 के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए DSM-5 के जो 5 क्राइटेरिया है उनमें से 2 क्राइटेरिया जिंदा होना चाहिए। और वो कितने टाइम के लिए जिंदा होना चाहिए, वो मोर देन 1 मंथ के लिए जिंदा होना चाहिए। ये है क्राइटेरिया किसका, आपका सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये चीज मुझे बतानी जरूरी थी, ये थोड़ा सा अपडेट हुआ था। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं तो हम बात करते हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होगा बच्चों, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की अगर बात करें, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की बात करें तो जाहिर सी बात है इस सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स तो प्रेजेंट होते ही हैं। तो पेशेंट में डेल्यूजन होगा। और डेल्यूजन बता दूंगा बच्चों, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन कौन सा होगा इसमें, वो आप चीजें देखेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन कौन सा होगा, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन इसमें होगा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन सबसे मोस्ट कॉमन होगा। फर्स्ट अगर आपको सवाल में पूछा जाए तो पहला ऑप्शन जो है आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब क्या है कि somebody want to kill me। और सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया
कि somebody want to kill me, यानी मेरा दोस्त है मुझे वो मारना चाहता है, तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की एक चीज तो यहाँ पे सेट होती है कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है बच्चों? 2 नंबर पे अगर बात करेंगे तो वो होगा बच्चों डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस यानी कि क्या होगा, पेशेंट को ये लगेगा कि वो जो लोग हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर 3 लोग अगर बात कर रहे हैं तो 3 लोग वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। टीवी एंकर अगर बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। रेफरेंस वो देगा, उसको रेफरेंस मिलेगा। तो 2 नंबर का मोस्ट कॉमन टाइप का जो डेल्यूजन जो पेशेंट होगा वो कौन सा होगा बच्चों? डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। और 3 नंबर पे जो होगा बच्चों ये लेस कॉमन है। हालांकि सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में तो आपको पता है कि पेशेंट जो है वो एंजियस रहेगा, इवेजिव रहेगा और गार्डेड रहेगा। तो यहाँ पे होता नहीं है। बट अगर 3 नंबर पे है तो आपको यही करना है कि पेशेंट जो है उसमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूसिटी होता है। ग्रैंड्यूर लिख सकते हैं, ग्रैंड्यूर, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर यहाँ पे पाया जाता है। तो डेल्यूजन की बात करोगे तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा हेल्यूसिनेशन की अगर बात करोगे तो हेल्यूसिनेशन में पेशेंट को कौन सा दिखेगा बच्चों? हेल्यूसिनेशन सबसे ज्यादा जो हेल्यूसिनेशन दिखेगा पेशेंट को वो कौन सा? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का पेशेंट क्या होगा? शिकार होगा। यहाँ पे डेल्यूजन परसिक्यूशन होगा और हेल्यूसिनेशन जो है, हेल्यूसिनेशन जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा पेशेंट में? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा। 1 नंबर पे जो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होगा, 2 नंबर पे जो होगा बच्चों वो पर्सिक्यूटरी हेल्यूसिनेशन पेशेंट में पाया जाता है। कौन सा? पर्सिक्यूटरी हेल्यूसिनेशन पेशेंट में पाया जाता है। और अगर पेशेंट के अंदर आपको लग रहा है कि ये जो पेशेंट है वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का हो सकता है और उस पेशेंट में अगर हेल्यूसिनेशन, अगर आपको विजुअल हेल्यूसिनेशन दिख जाए बच्चों, विजुअल हेल्यूसिनेशन अगर उस पेशेंट के अंदर देखने को मिले आपको, तो वहां पे आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को रूल आउट कर देना है। यानी ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वहां पे नहीं हो सकता। अगर विजुअल हेल्यूसिनेशन आपको दिख जाए किसमें? सिजोफ्रेनिया में। और सिजोफ्रेनिया में कौन सा? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो वहां पे आपको क्या करना है बच्चों? रूल आउट कर देना है। किसको रूल आउट कर दीजिए आप? किसको बच्चों? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को। किसको? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को रूल आउट कर दीजिए। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की बात थी। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है बच्चों? सिजोफ्रेनिया में हमने बात करी, इसमें क्या होता है बच्चों? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में लेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है बच्चों? यहां पे मैंने सवाल में भी अपने आया था कि डी अटैचमेंट जो है वो बहुत कम होता है। यानी यहां पे क्या देखने मिलेगा? लेस डी अटैचमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और डी अटैचमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का क्या मतलब होगा बच्चों? पर्सनैलिटी क्या होगी? पर्सनैलिटी क्या होगी? लेस डी अटैचमेंट होगी। सबसे कम इफेक्ट होती है पर्सनैलिटी। यानी पेशेंट को जो है वो डेली रूटीन के काम आते हैं, सेल्फ हाइजीन कर सकता है, पेशेंट खाना खुद से खा सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सीवियर डिटेरियोरेशन ऑफ पर्सनैलिटी किसमें पाया जाता है, अगर सीवियर डिटैचमेंट की बात है बच्चों, सीवियर डिटैचमेंट की बात अगर आए पर्सनैलिटी में कि सबसे ज्यादा खराब पर्सनैलिटी किस टाइप के सिजोफ्रेनिया में हो जाती है, तो सबसे खराब जो पर्सनैलिटी जो होगी बच्चों वो किसमें होगी? आपकी हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो है, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो है उसके अंदर क्या होता है? आपको सबसे खराब हो जाती है पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं आगे की। सीवियर डी अटैचमेंट होता है इसके अंदर। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होगा? लेस डी अटैचमेंट होगा पर्सनैलिटी के अंदर। अब यहां पे क्या होगा? पेशेंट का जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है तो वहां पे क्या होगा बच्चों? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाएगा पेशेंट का। तो पेशेंट क्या होगा? पेशेंट बच्चों आपको एंजियस दिखेगा, इवेजिव दिखेगा। पेशेंट इवेजिव यानी घुमा फिरा के बात करेगा। तीसरा क्या होगा बच्चों? पेशेंट जो होगा गार्डेड होगा। पेशेंट जो होगा बच्चों क्या होगा? गार्डेड। एमएससी करेंगे तो ये कहानी उस पेशेंट के अंदर मिलेगी। अब पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की बात अगर आप करेंगे बच्चों, तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में आपको क्या देखने मिलेगा कि ये जो पेशेंट है, मैंने उम्र के आपको एक चीज बताई थी कि उम्र के साथ में पेशेंट में क्या होता है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों?
उम्र के साथ में क्या होगा, पेशेंट में जो ऑनसेट जो है बच्चों, ऑनसेट ऑफ डिजीज जो है वो मिड एज में पेशेंट में देखने को मिलती है। तो ये जो है वो 30 to 40 ईयर का पेशेंट जो होता है उनको ज्यादा ससेप्टेबल होता है। और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया जो है बच्चों उसका इलाज करना दुर्लभ नहीं है, यानी कि इसका जो डायग्नोसिस जो है वो उसका बच्चों गुड डायग्नोसिस है, गुड प्रोग्नोसिस है, यानी पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है, गुड प्रोग्नोसिस है इसका, क्या है, गुड प्रोग्नोसिस है, बट बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका होता है, तो वो किसका होता है बच्चों, वो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो होता है बच्चों, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो होता है उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। यानी जितनी भी टाइप के सिजोफ्रेनिया उनमें अगर ट्रीटमेंट की अगर बात आएगी तो सबसे तगड़ा ट्रीटमेंट किसका होगा, वो आपका होगा किसका, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का सबसे शानदार ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने मिलेगा। हमने बात यहाँ पे किसी की बच्चों, हमने पैरानोइड सिजोफ्रेनिया की बात की, और इस सवाल का जो राइट आंसर जो जाएगा, इस सवाल का जो राइट आंसर जाएगा ना बच्चों, वो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया ही होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई सिंपल सिजोफ्रेनिया क्यों नहीं होता, हेमिप्लेनिक सिजोफ्रेनिया क्यों नहीं होता, और रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया जो है वो क्यों नहीं होता। इस सवाल को ये जो सिजोफ्रेनिया है वो मैच आखिरकार करते क्यों नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो अब यहां पे क्या होगा बच्चों, सिंपल सिजोफ्रेनिया में आपको क्या देखने मिलेगा, सिंपल सिजोफ्रेनिया की हमने बात क्यों की, सिंपल सिजोफ्रेनिया इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा, सबसे पहले सवाल में हमने बोला कि 32 ईयर ओल्ड मेल है, जबकि सिंपल सिजोफ्रेनिया जो है इसका ऑनसेट जो होता है बच्चों वो अर्ली ऑनसेट होता है। क्या अर्ली ऑनसेट इसका होता है, और कब हो जाता है बच्चों, 10 से 20 साल की उम्र में सिजोफ्रेनिया में सिंपल सिजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ऑनसेट जो है वो इसका क्या है बच्चों, अर्ली ऑनसेट है। यहाँ पे जो है बच्चों वो पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेशेंट में क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव सिम्टम्स जो है, नेगेटिव सिम्टम जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट, यानी कि ये एकदम से अपोजिट होगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स थे, इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं होते हैं, वहां नेगेटिव सिम्टम जो थे वो प्रोमिनेंट नहीं थे, यहाँ पे नेगेटिव सिम्टम जो है वो प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो सिम्टम आएंगे बच्चों वो कैसे आएंगे, अफेक्ट रिलेटेड सिम्टम्स यहां पे देखने को मिलेंगे, यानी पेशेंट के अंदर मूड के डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मूड टाइप डिसऑर्डर नहीं, अफेक्ट या इमोशन जो होता है उससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो यहाँ पे अनडिफरेंशियल टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो है ये जो है सबसे ज्यादा कठिन होता है इसको डायग्नोसिस करना, यानी कि वर्स्ट टू डायग्नोस, यानी ये जो है सिजोफ्रेनिया है इसका डायग्नोसिस करना बहुत टफ होता है। यानी कि सिंपल सिजोफ्रेनिया टाइप की जो चीजें होती हैं उनको मोस्ट डिफिकल्ट होता है इसको क्या करना, इसको डायग्नोसिस करना क्या होता है, मोस्ट डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अब आप बताइए कि सिंपल सिजोफ्रेनिया में इसका जो होता है बच्चों क्या होता है, प्रोग्नोसिस जो होता है, पुअर प्रोग्नोसिस, इसको यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस यहाँ पे होता है। और यहाँ पे देखिए डेल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या आते हैं, किस में आते हैं, आपके पॉजिटिव सिम्टम्स है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते, बहुत कम टाइम के लिए आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें बच्चों हेमिप्लेनिक सिजोफ्रेनिया, तो हेमिप्लेनिक सिजोफ्रेनिया जो है उसके बारे में क्या कि सीवियर डिटैचमेंट होगा पर्सनालिटी के अंदर। और सवाल के अंदर हमें क्या दिया गया बच्चों, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम जो है वो सिजोफ्रेनिया को नहीं पढ़ रहे हैं,
कंप्लीट सिजोफ्रेनिया को नहीं पढ़ रहे हैं, अगर कंप्लीट सिजोफ्रेनिया को पढ़ेंगे तो लगभग हमें 2 से 3 घंटे का टाइम एटलीस्ट हमें मिनिमम चाहिए होता है। तो हम जो है वो एक एमसीक्यू को ही सोल्व कर रहे हैं कि आखिरकार मेन जो चीज थी वो ICD-11 और इनके बारे में बताना। हेमिप्रेनिक सिजोफ्रेनिया जो है उसको क्या है, चाइल्डिश बिहेवियर पेशेंट का हो जाता है। चाइल्डिश बिहेवियर किसी पेशेंट जो है वो चाइल्ड की तरह करने लग जाता है, उसकी तरह बिहेवियर होता है, और इसका ऑनसेट जो होता है इसका भी क्या होता है बच्चों, ऑनसेट होता है। क्या होता है, इसका भी ऑनसेट होता है। और यहाँ पे जो है हेमिप्रेनिक सिजोफ्रेनिया वो पुअरेस्ट या वर्स्ट क्या होता है, उसका प्रोग्नोसिस होता है, सबसे पुअर प्रोग्नोसिस होता है। सिली बिहेवियर यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलता है। सिली बिहेवियर आपको सिली बिहेवियर यानी जो बच्चे जो करते हैं ना वैसे उस टाइप से बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स में क्या आते हैं बच्चों, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर आ सकता है और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट आ सकते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या होता है बच्चों, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर का क्या मतलब होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इस डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या होता है बच्चों, पेशेंट जो है वो क्या करता है बच्चों, क्या करता है वो अपोजिट टू एक्सपेक्ट, यानी पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल पेशेंट का जो बिहेवियर होता है उसके अपोजिट करता है। या पेशेंट जो है वो सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजें करता है, चाहे वो अपनी जो सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन है उसको चाहे वो ग्रेटिफिकेशन लेता हो, या फिर पेशेंट क्या करता है उसका सोशली अनएक्सेप्टेबल, यानी वो कहीं रिश्तेदार में जाता है, कहीं अगर उस पेशेंट को लेके जाते हैं और वो पेशेंट क्या करता है वहां पे, अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो वो वहां पे हंस रहा है या बोल रहा है ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, सही किया, धरती पे रह के भी क्या कर रहा था, इसका जीना सही नहीं था, बहुत सही किया, ये मर गया, इस टाइप से चीजें वो करता है। तो ये क्या होगा, ये अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। हालांकि अगर कहीं पे डेथ होती है तो हम क्या होते हैं वहां पे, हम एक फ्लैट मूड टाइप का हम दिखाते हैं, वहां पे क्या होता है उस तरीके से हम बिहेव करते हैं। पर सिली बिहेवियर वाले पेशेंट ऐसे करते हैं नहीं। इनका जो ऑनसेट डिजीज जो होता है वो भी बच्चों इनमें क्या होता है, अर्ली होता है। क्या होता है, अर्ली ऑनसेट ही होता है। 10 से 20 साल जो सिंपल में दिख रहा था आपको, 10 से 20 साल के अंदर ही होता है। अब अगर ऐसा सवाल आए बच्चों, अब अगर ऐसा सवाल आए कि ऐसा कौन सा, चलो एक जो ऑप्शन था अपना वो कौन सा था, एक ऑप्शन था अपना केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो है बच्चों, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है, तो बेस्ट प्रोग्नोसिस जो है यहां लिख देता हूं, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया लाइन में यहां पे मिटा देता हूं, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, अगर आपको पूछा जाए बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस किसका है, तो सबसे बेस्ट या इजी टू ट्रीट कौन सा होता है, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया जो है सबसे बेस्ट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बच्चों इसके लिए, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या होता है बच्चों, इंट्रावीनस लोराजेपाम। अब एक चीज और बता दे तो यहाँ पे अगर आपको सवाल पूछा जाए कि लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट जो है वो किस टाइप के सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, तो केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट जो होता है बच्चों वो किसमें करते हैं, आपके केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। और इसके अंदर सिंपल सी बात है कि 2 mg इंट्रावेनस लोराजेपाम देते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट का बिहेवियर देखते हैं कि क्या ये लोराजेपाम के लिए रेस्पॉन्डिंग है या रेस्पॉन्डिंग नहीं है। अब ये जो है बच्चों ये भी 2 टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, एक केटाटोनिक एक्साइटेटमेंट की स्टेज होती है कि पेशेंट जो है वो उसमें मोटोर सिम्टम्स आते हैं और मोटोर सिम्टम्स इतने खतरनाक आते हैं कि या तो 2 टाइप के, या तो पेशेंट जो है वो एक्साइटेड की स्टेज में होगा, या पेशेंट क्या होता है बच्चों केटाटोनिक 2 पर होता है। अब केटाटोनिक एक्साइटमेंट होगा तो एक चीज मैं यहां पे बता दूं, देखिए 2 पर में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो चुपचाप बैठा रहेगा और घंटों तक एक ही सेम कॉमन पोजीशन है वो पेशेंट बना के रखेगा, पोस्चर बना रखेगा, उसके अंदर वो ज्यादा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है और किस टाइप के केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में डेथ होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबल संभावना होगी,
तो डेथ जो होती है बच्चों, वो डेथ किसके अंदर आपको देखने में मिलेगी? एक्साइटेड केटाटोनिया के अंदर देखने को मिलेगी। किसमें? एक्साइटेड केटाटोनिया के अंदर क्या हो सकता है बच्चों? केटाटोनिया। एक्साइटेड केटाटोनिया में क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है। और डेथ किस वजह से होती है? वो डेथ इस वजह से होती है बच्चों कि पेशेंट जो है वो एक्सेसिवली मोटर जो सिम्टम्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट में? पेशेंट बच्चों डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से यहां पे क्या होता है? पेशेंट में आपको डेथ यहां पे देखने को मिल सकती है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि पेशेंट में डेथ कहां, कौन से टाइप में, तो किसमें? एक्साइटेड में। किसकी वजह से? डिहाइड्रेशन और यहां पे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया पेशेंट इतना, पेशेंट की मसल वो इतना मूवमेंट करेंगी, इतना उसमें एक्शन देखने को मिलेगा आपको कि हाइपरथर्मिया पेशेंट में होता है, और हाइपरथर्मिया और डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट में डेथ हो सकती है। तो सिजोफ्रेनिया कौन सी टाइप में? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में पेशेंट की इस वजह से डेथ आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करें सुसाइड की, कि यहां पे जो डेथ हुई है वो उसकी वजह से हुई है। सुसाइड जो है पेशेंट किस कंडीशन में करता है? सिजोफ्रेनिक पेशेंट है वो सुसाइड जो है किस कंडीशन में देखने को मिलती है? तो सुसाइड जो होती है बच्चों, सुसाइड जो है वो मैक्सिमम प्रबल संभावना किस कंडीशन में होती है सिजोफ्रेनिक में? पोस्ट सिजोफ्रेनिक, पोस्ट सिजोफ्रेनिक, सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, डिप्रेशन, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, या कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके अंदर सुसाइड करने की पेशेंट में मैक्सिमम संभावना होती है। यहाँ पे जो है वो पेशेंट क्या होता है बच्चों, आपको डिप्रेशन में यहाँ पे पेशेंट चला जाता है, और इस डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? आपको डेथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे, अब अगर आगे की बात करें, यहाँ पे पेशेंट में, अब अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम, देखिए अगर जनरल अगर वे में आएगा सवाल आपके पास में कि सिजोफ्रेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो सिजोफ्रेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अगर जनरल वे में आएगा ना बच्चों, तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको रिस्पेरिडोन ही करना है। रिस्पेरिडोन क्या होगी? यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होगी। अब अगर ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछा जाए किस चीज के लिए, कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? यानी कि ऐसा सिजोफ्रेनिया हो चुका जो सारी दवाओं को नकार चुका है कि उसपे ऊपर इफेक्टिव नहीं है, तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया का एक टाइप होता है, और ये फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कि इस तरीके से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है कि वो किसी दवाई के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उस सिजोफ्रेनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी बच्चों, वो कौन सी होगी? वहां पे आपको ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्लोजापिन जो है वो यहाँ पे क्या होती है बच्चों? ड्रग ऑफ चॉइस आपको इस टाइप की सिजोफ्रेनिया में आपको देखने को मिलेगी, जो कि क्या है? एक सिंपल सी चीज है। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? अब अगर आगे में बात करें हम, सर मैं क्लास में हूँ। हाँ 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 सर उसमें तो क्या बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर। तो ये चीज यहां पे हो गई। इसके बाद में सॉरी, मेरा एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी स्थल से फोन आने की वजह से मुझे डिस्टर्ब होना पड़ा। तो ये सिजोफ्रेनिया के बारे में सिंपल सी चीज थी। अब अगर एक दो चीजों की और बात करें बच्चों, इसमें क्या होता है? वर्ड प्रिजर्वेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो सिजोफ्रेनिया में जो प्रिजर्वेशन जो देखने को मिलता है वो बच्चों दो टाइप के प्रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। एक आपको लोगोक्लोनिया देखने को मिलता है, और लोगोक्लोनिया में क्या होता है पेशेंट का बच्चों, कि अगर इस टाइप का प्रिजर्वेशन पेशेंट में होगा तो एक, और एक क्या होगा बच्चों? एक होगा पेली ले लिया।
एक लोगोक्लोनिया देखने मिलेगा, एक आपको पेलीलेलिया देखने मिलेगा। ये प्रिजर्वेशन है, इसमें क्या होगा, अगर आप सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट को देखेंगे वो क्या करेंगे बच्चों, वो क्या करते हैं, अगर किसी में प्रिजर्वेशन डेवलप हो चुका है और लोगोक्लोनिया प्रिजर्वेशन अगर उसमें डेवलप होगा तो वो क्या करते हैं कि लास्ट सिलेबल जो होता है किसी वर्ड का उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं। क्या बार बार रिपीटेशन करते हैं। जैसे कि अगर यहां पे मैं लिखूं, अगर उस पेशेंट वो बोलेगा कि जूता उसको चाहिए, वो बोलेगा कि जूता, तो लास्ट सिलेबस जैसे उसका ता है तो वो क्या करेगा, जूता ता 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 ता, इस तरीके से यानी रिपीटेट करेगा उसको कई बार तक, उसको रिपीटेट करता है लास्ट सिलेबल को, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लोगोक्लोनिया बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, टू टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ये प्रिजर्वेशन दो टाइप को। पेलीलेलिया में क्या होता है बच्चों की पेशेंट क्या करेगा, जिस वर्ड को जो वो बोलेगा उस वर्ड को क्या करता है, लाउडली कंटिन्यूअसली लाउडली बोलता रहेगा। जैसे वो पेशेंट बोलता है जूता तो वो क्या बोलेगा, जूता 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 जूता, ऐसे मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो वॉइस जो है वो क्या होगी, बार बार बढ़ती ही जाएगी, लाउडली पेशेंट बोलता है। ये प्रिजर्वेशन की बात थी। हालांकि हम सिजोफ्रेनिया पूरा नहीं पढ़ रहे, मुझे ये डायग्नोस्टिक मैनुअल वाली चीज आपको बतानी थी कि DSM-4 और 5 के अंदर क्या चेंजेस हुआ और कुछ अपडेटेड चीजें जो सिजोफ्रेनिया के बारे में थी। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज हम जो देखेंगे बच्चों, लास्ट चीज जो देखेंगे वो ये है कि प्रोग्नोसिस के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, प्रोग्नोसिस के हिसाब से आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोग्नोसिस किस टाइप के सिजोफ्रेनिया के किस कंडीशन में प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और कहां पे आपको प्रोग्नोसिस जो है वो बुरा देखने को मिलेगा। अब देखिए ये है प्रोग्नोसिस अच्छा और बुरा प्रोग्नोसिस कहां देखने को मिलेगा। गुड प्रोग्नोसिस सिजोफ्रेनिया के किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, मैं इस को थोड़ा सा ओके, आई होप अब आपको थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूं बच्चों, जूम मैं इसको कर देता हूं, अब ठीक है दिख रहा है आपको। अब देखिए एक सिजोफ्रेनिया में गुड प्रोग्नोसिस के क्राइटेरिया, एक सिजोफ्रेनिया में बैड प्रोग्नोसिस के क्राइटेरिया। अब गुड प्रोग्नोसिस के क्राइटेरिया क्या है बच्चों, किस किस कंडीशन में गुड प्रोग्नोसिस होगा। अगर एक्यूट ऑनसेट है, लेस देन 2 वीक है, वहां पे गुड प्रोग्नोसिस होगा, यानी ये चीज आपको लिखनी है, लिख लीजिए ये होगा। अगर एडवांस एज एट ऑनसेट, अगर लेट ऑनसेट है उस पेशेंट का तो वहां पे क्या है, प्रोग्नोसिस अच्छा है। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस 30 साल के बाद में था, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा था कि नहीं था, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा था। और बैड प्रोग्नोसिस मैंने आपको सिंपल और हेमिप्लेनिक सिजोफ्रेनिया का बताया, वहां पे ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना था, ऑनसेट ऑफ जो डिजीज था वो 10 से 20 साल था, तो वो अर्ली ऑनसेट था, तो उसका प्रोग्नोसिस बुरा था। अब देखिए एडवांस एज में होगा तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। केटाटोनिक और पैरानोइड सब टाइप जो होगा उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, पैरानोइड का मैंने बता दिया अच्छा होता है, केटाटोनिक का अच्छा होता है। फीमेल सेक्स को अगर सिजोफ्रेनिया है तो वहां पे उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम्स है, मैंने क्या बोला, नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होते पैरानोइड में और केटाटोनिक में, वहां पे पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो प्रोमिनेंट होते, तो वहां का पैरानोइड में और उसमें क्या था, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा था। प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम होंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। प्रेजेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम, अगर अफेक्टिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। और फैमिली हिस्ट्री है अगर मूड डिसऑर्डर की तो उनका भी प्रोग्नोसिस क्या होता है, अच्छा होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी बैड प्रोग्नोसिस किस कंडीशन में होता है। अगर इंसीडियस ऑनसेट है किसी इंसिडेंस की वजह से, उसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अर्ली ऑनसेट है अगर 20 साल से कम में है, और कौन से हेबेफ्रेनिक और आपका सिंपल जो सिजोफ्रेनिया था उसका क्या था, इस तरीके से था। अगर सिंपल, डिसऑर्गेनाइज्ड और हेबेफ्रेनिक, ये देख लीजिए, ये जो 3 टाइप के जो सिजोफ्रेनिया है जो मैंने एग्जांपल यहां पे बताए थे वो है। आगे मेल सेक्स है तो प्रोग्नोसिस पूरा होगा। प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स हैं तो प्रोग्नोसिस पूरा होगा। अफेक्टिव सिम्टम्स अगर अब्सेंस हैं तो प्रोग्नोसिस पूरा होगा। और फैमिली हिस्ट्री है सिजोफ्रेनिया की तो क्या होगा, प्रोग्नोसिस पूरा होगा। नमस्कार, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए TNC नर्सिंग के इस YouTube चैनल को, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। हम आपको, थोड़ी हमारी मेहनत होगी और ज्यादा आपकी मेहनत होगी, पहुंचा देंगे आपकी मंजिल तक, कोशिश कर लेंगे वहां तक पहुंचाने की। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।